अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सबसे कैसे आप लोग? मेरा नाम है मैं हूं मैट। अब देखिए हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो का नाम है यूपीपीएससी 2022 टॉपर मोहसिना बानो का। भाई आज हम देखने वाले हैं मॉक इंटरव्यू, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। प्लीज़ वीडियो का अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं आज क्या है, नहीं समझ रही। सरोजनी नायडू का उत्तर प्रदेश से क्या संबंध था? वैक्सीन मैत्री क्या है? ऐसा कहा जाता है मोहसिना की विकास का रास्ता जो है वो ट्राइबल्स के शोषण के घर से जाता है। क्या ये बात वाकई में सच है? ये क्यों माना गया कि अध्यात्म और आनंद आपके राज्य में एक ही है? May I come in, sir? जी आइए। Good evening, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, sir. आप मोहसिना बानो? जी सर। मोहसिना, आपने हिंदी माध्यम चुना है साक्षात्कार के लिए, सहज है हिंदी में? यस सर, कंफर्टेबल हूँ। चलिए फिर बातचीत शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। कोशिश करें कि आप अपना नाम ना दोहराएं, अपनी जाति धर्म संप्रदाय का उल्लेख ना करें। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन ईयर 2019 में बैचलर ऑफ साइंस से कंप्लीट की है। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है एंड मेरी हॉबी डायरी राइटिंग है। तो आपने 2019 में ही ग्रेजुएशन किया है? यस सर। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या नहीं? सर, मैं अभी कर रही हूँ इग्नू से मास्टर्स सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी में मास्टर्स कर रही हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आप सरोजनी नायडू कॉलेज से पढ़ी हैं। यस। सरोजनी नायडू का उत्तर प्रदेश से क्या संबंध था? सर, वो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर रही हैं। उत्तर प्रदेश था उस समय या किसी और राज्य की थी? सर, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश तब था। उस समय उत्तर प्रदेश था या इस राज्य का कुछ और नाम था? जैसे उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम था। मुझे बताइए कि यूनाइटेड प्रोविंस की बाउंड्री क्या थी और उत्तर प्रदेश बनाते समय क्या बाउंड्रीज बदली गई या वो वही रही? सर, उस टाइम पे उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। मैं यूनाइटेड प्रोविंस के समय की बात कर रहा हूँ। सर, मैं एक्चुअली उसके बारे में इतना अवेयर नहीं हूँ। सरोजनी नायडू के बारे में तो आपको कॉलेज में बार बार बताया गया होगा, वहाँ पर नोटिस भी लगा हुआ होगा। मुझे बताइए किस राज्य से थी वो? सर, सरोजनी नायडू बेसिकली हैदराबाद से थी। हाँ, हैदराबाद से थी सर। हैदराबाद से? यस सर। उनका क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में? सर, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर थी और वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट भी रही हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। किस अधिवेशन में वे अध्यक्ष बनी थी? सर, एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे ईयर याद है बट वो याद नहीं प्लेस कहाँ था। कहाँ, कौन सा अधिवेशन था? 1925। 1925 का अधिवेशन। यस सर। अच्छा, ये बताइए मोहसिना कि आपने समाजशास्त्र विषय लिया है, समाजशास्त्र में आप मास्टर्स कर भी रही हैं। ये जो विषय है इसकी समझ किस काम आएगी अगर आप उत्तर प्रदेश में एक ब्यूरोक्रेट बनती हैं? सर, सोशियोलॉजी से हमें एक वाइडर एस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी को सोचने का। हम सोसाइटी में मतलब जैसे फेमिनिस्ट इशू है, जेंडर बेस्ड इशू हुए, उनकी रियल प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, हम उन्हें अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो सर, ये एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे उल्टा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएंगे आपके मन में, फैसले लेना मुश्किल होता जाएगा? आमतौर पर माना जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा गहराई से जानता है यस सर, तो कई बार उसका निर्णय जो है वो प्रभावित हो जाता है और उसका निर्णय उतना सटीक नहीं रह जाता। इसीलिए जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया पूरे देश को बजाय स्पेशलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन देने के, क्योंकि स्पेशलिस्ट जो है वो गहराई से सोचते हैं और अंततः फैसले नहीं ले पाते। सर, बेसिकली सोशियोलॉजी की नॉलेज हेल्प ही करेगी हमें सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन में ही, क्योंकि वो उसमें एक वाइडर एस्पेक्ट से सोच पाएंगे कि उसके पीछे क्या फंक्शन है। जैसे कि आर.के. मर्टन का एक कॉन्सेप्ट है लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन का। मतलब अगर हम मैनिफेस्ट फंक्शन सोचेंगे तो हमें सामने जो पॉलिसी है उसके क्या परिणाम हैं वो दिखेंगे, लेकिन अगर हम उसके लेटेंट फंक्शन देखेंगे तो वो हमें पता चलेंगे। आपने अभी फेमिनिज्म की बात की थी। यस सर। अक्सर इंडियन फेमिनिज्म और वेस्टर्न फेमिनिज्म इन कॉन्सेप्ट्स को दिया जाता है। यस सर। जो बहुत सारे विचारकों को लगता है कि एक फर्जी किस्म की हदबंदी है, क्योंकि स्त्री तो पूरी दुनिया में स्त्रियां ही हैं।
क्या वास्तव में भारतीय स्त्रीवाद नाम की कोई अलग से स्त्रीवादी शाखा है या यह वाकई एक फर्जी वर्गीकरण है? सर, ये फर्जी वर्गीकरण तो बिल्कुल भी नहीं है सर। फेमिनिज्म एक अलग मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी में, मतलब जैसे कि हम एक जेंडर इशू को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फेमिनिज्म में हम वुमेन को सेंट्रिक रखते हैं, उनके क्या एस्पेक्ट हैं, उनकी क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस एस्पेक्ट से सोचते हैं। तो फेमिनिज्म एक ऑपरेसिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो अंडरस्टैंडेबल, yes, लेकिन जब हम उसे कह रहे हैं भारतीय स्त्रीवाद, yes, नेशनलिज्म के साथ जब हम उसे जोड़ रहे हैं, yes, तो क्या ये वर्गीकरण कोई औचित्यपूर्ण वर्गीकरण है? क्या भारत की स्त्रियों का, भारत का स्त्रीवाद yes, अफ्रीका के स्त्रीवाद से भिन्न होगा? सर, सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करेगी। फेमिनिज्म भी, मतलब कंडीशंस भी हमारी जेंडर बेस्ड जो कंडीशन होंगी सोसाइटी टू सोसाइटी डिफर करेंगी। अफ्रीकन वुमेन के अलग इशू होंगे, इंडियन वुमेन के अलग इश्यूज होंगे। तो इशू अलग होने से क्या स्त्रीवाद अलग हो जाए? सर, इश्यूज डिफरेंट होंगे, जेंडर पर आधारित होगा, ये भी जेंडर पर आधारित हो। यस सर, मतलब अप्रोच अलग होगी, लेकिन उसके लिए ठीक है, ठीक बात है सर। मोहसिना, यस सर, मुझे ये बताइए कि 2+2 फॉर्मेट डायलॉग काफ़ी फेमस है इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्या मतलब है इसका? सर, बेसिकली ये एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स की कोलैबोरेशन होता है। हमारा ये सारी क्वाड कंट्रीज़ के साथ मैकेनिज्म है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने इसे अभी किया है रिसेंट में 2021 में। जापान और यूएस के साथ हमारा, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने ये 2021 में किया है या ये पहले था लेकिन सचिव स्तर पे था, उसको हमने मिनिस्ट्रियल लेवल, ये ऑफिशियल डेजिग्नेशन में था, हमने इसे मिनिस्ट्रियल लेवल पे लाया है। ठीक है। क्या सिर्फ यही 3 देश हैं जिनके साथ हमारा ये डायलॉग है या फिर और कोई देश भी है जिसके साथ हमने हाल ही में ये डायलॉग स्थापित किया है? सर, आई एम अनेबल टू रिकॉल इट। ठीक है। मुझे ये बताइए कि वैक्सीन मैत्री क्या है? सर, वैक्सीन मैत्री हमारी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टूल है, जिसमें हम एज वैक्सीन को एज अ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में यूज़ करेंगे। हमने ब्राज़ील को, अफ्रीकन नेशंस को ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की थी कोविड के टाइम पे। अच्छा, और हमने अपनी जनसंख्या को पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं किया था। क्या ये बहुत समझदारी की बात थी कि आपने अपनी जनसंख्या को वैक्सीन नहीं लगाई है पूरी तरीके से, और कोविड का ख़तरा बना हुआ था और ऐसे में हम दूसरे देशों की मदद करने के लिए जा रहे थे? सर, हमें एक इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बात, मतलब हमें इंटरनेशनल इमेज की भी सोचना पड़ता है। मतलब आप खुद परेशानी में हैं और आप बोलते हैं कि नहीं, मैं अपनी परेशानी को नहीं देख के दूसरे की मदद करूंगा, तो ये समझदारी है या समझदारी का अभाव है? ये सर, जो इंडिया ने ये जो इनिशिएटिव लिया था, ये कोवैक्सीन और गावी वाला जो इनिशिएटिव था उसके अंडर इंडिया ने अपना ये दिया था ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे। अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताइए कि ऑपरेशन गंगा क्या है? सर, यूक्रेन से जो यूक्रेन की वॉर अफेक्टेड जो सिटीजन्स थे, इंडियन सिटीजन्स, उनको हम वापस अपने इंडिया में लेकर आए थे इसके। अच्छा, क्या वजह थी कि यूक्रेन में बहुत ज़्यादा संख्या में मेडिकल स्टूडेंट्स थे वहाँ? यस सर, यूक्रेन के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं, वहाँ इजीली एडमिशन मिल जाता है एज कम्पेयर टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार की विफलता है कि हमारे पास इतने मतलब हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। सर, प्योरली विफलता नहीं बोल सकते इस बात को, लेकिन ये है कि हमारा जो स्टूडेंट इनटेक है उसको हम मेडिकल सीट्स बढ़ा सकते हैं और रिफॉर्म्स ला सकते हैं इससे सीख कर। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हैं, कि कई बार लोग कुछ करने से पहले ये सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, समाज में इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी या लोग क्या कहेंगे। तो एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के नज़रिए से बताइए कि ऐसा सोचने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इंडिविजुअल के लिए? यस सर, सोशल एक्शन जो कि एक कॉन्सेप्ट है वीवर का, तो वो ये बोलता है कि जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा जो एक्शन होगा वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं होगा। हम कोई भी काम करेंगे तो हम उसमें मीनिंग जो अटैच करेंगे वो हम सोसाइटी को सोच के अटैच करेंगे, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें सोसाइटी का क्या पर्सपेक्टिव होगा। तो जैसे हम कोई भी काम करते, फॉर एग्जांपल मैरिज भी है, तो मैरिज में जो भी रिचुअल्स होंगे, हम रिसेप्शन देते हैं ये सोच के कि सारे लोग जो आएंगे, मतलब सोसाइटी में हमारे ये वो होगा। इंडिविजुअल स्पेसिफिक ये कई बार हमें सोशल रूल्स को फॉलो करने के लिए रहता है, जैसे कि हम चैरिटी देते हैं ये सोच करके सोसाइटी में, बट कई बार ये नेगेटिव भी हो जाता है, जैसे कि डिप्रेशन बढ़ता है स्टूडेंट्स में, एक वो आ जाता है कंपटीशन। ओवरऑल क्या है, मतलब समाज के बारे में सोचना अच्छा है या बुरा है? सर, एक लिमिटेड लेवल पे, मतलब
मिडिल पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं। थोड़ा सोचें भी और थोड़ा एकदम एक्सट्रीम में भी ना सोचें। मोहसिना, यस सर। मोहसिना, आप एक ऐसे राज्य से आती हैं जहाँ पे अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। यस सर। ठीक है, तो वहाँ पे पीवीटीचीज का भी कॉन्सेप्ट है, यानी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुपिंग्स। इस संदर्भ में मुझे बताएं कि देवर कमीशन की क्या रिकमेंडेशन थी? सर, देवर कमीशन ने मतलब कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि हम उन ट्राइब्स को कैसे मतलब उनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सोसाइटी में, उन्हें कैसे एम्पावर कर सकते हैं और हम उनके लिए क्या स्कीम्स और फर्दर अप्रोच कर सकते हैं। और पीवीटीजी क्लासिफिकेशन भी आया था एक, उसमें जिसमें 4 या 5 वो थे क्राइटेरियाज थे। आपने इंटीग्रेशन की बात की। एक विचार या एक स्कूल ऐसा भी कहता है कि उन्हें इंटीग्रेट करने के बजाय उन्हें एम्पावर किया जाए, उन्हें सेग्रीगेट किया जाए, ताकि उनकी जो सांस्कृतिक पहचान है उसे अक्षुण्ण बना के रखा जाए। वो क्या है? यस सर, कुछ स्कूल्स ये बोलते हैं कि हम उन्हें प्रॉपरली इंटीग्रेट करें, उन्हें एजुकेशनली, इकोनॉमिकली उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेकर आएँ। लेकिन एक अलग स्कूल होता है जो बोलता है कि आइसोलेशन अप्रोच अपनाएं, जैसे कि एल्विन ने ये सोच दिया, कॉन्सेप्ट दिया था कि उनके लिए एक नेशनल पार्क टाइप बनाए, को हम उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दें, वो जैसा कर रहे हैं हम उनके कल्चर में ज़्यादा डोमिनेट ना करें। तो सर, जैसे हम ट्राइबल पंचशील है जो कि नेहरू ने दिया था, हम उस कॉन्सेप्ट को अपना सकते हैं। ऐसा कहा जाता है मोहसिना कि विकास का रास्ता जो है वो ट्राइबल्स के शोषण के घर से जाता है। क्या ये बात वाकई में सच है? यस सर, कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है वो ट्राइबल एरियाज़ में ही होता है। 40% अगर कोई डैम या क्या भारत में इस तरीके से कोई विस्थापन नीति या उनके पुनर्स्थापन या विस्थापन की कोई नीति है, रिहेबिलिटेशन प्लान है? सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट हुआ जैसे, तो उनका फॉरेस्ट में अगर कोई लैंड है उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनका लैंड राइट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। फिर सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो उनकी राइट्स को, लैंड राइट्स को। ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही आपने, इतने ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछते हैं कि ये वाले वैसे कोई हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं, इन्होंने 1-2 ही सवाल पूछा था। वो जो उत्तर प्रदेश में कि वो पहले कैसा था या पहले ये राज्य में कैसा था, तो ये पूछा। बाकी इन्होंने प्रेजेंट ही पूछे। देखा ना कि ये न्यू इंटरव्यू था और जिसमें यूक्रेन की वॉर का भी इन्होंने पूछा कि वो जो ऑपरेशन गंगा था वो क्या था या वो क्यों किया गया, तो फिर इन्होंने बताया उसका नाम क्या था ऑपरेशन का, जो तो ऑपरेशन गंगा था, मुझे नहीं था पता। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी हुई हैं लेकिन नाम भूल गया था। तो इतना ज़्यादा आपको ज्ञान होना चाहिए हिस्ट्री के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फिर और भी पता नहीं क्या क्या आपको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता कि आपको किस हवाले से उन्होंने सवाल पूछ लेना। तरफ से हो सकता है कि आपने जिस बारे में प्रिपेयर पूरा किया हो उस हवाले से वो एक सवाल भी ना पूछे और आपको ऐसे सवाल पूछ ले जो आपने कभी सोचे भी ना हो। इतने ज़्यादा इस एग्ज़ाम में बोलते हैं कि मतलब कोई बहुत ही कोई 10% लोग शायद पास हो पाते हैं ऐसे एग्ज़ाम में, और सालों साल लोग बूढ़े होने तक देते ही रहते हैं, एग्ज़ाम देते ही रहते हैं, लोग पास नहीं हो पाते। बहुत ही मेहनत, वैसे लोग कुछ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत, कुछ तो होते हैं ना तो जो 1-2 बार अगर आप ना सिलेक्ट हो तो फिर वो छोड़ देते हैं, कोई और काम कर लेते हैं क्योंकि काम तो कोई करना ही है। तो कुछ होते हैं कि वो बहुत ही मेहनत करते हैं और फर्स्ट टाइम ही वो पास हो जाते हैं। इतने अच्छे और इतने इंटेलिजेंट भी बहुत से लोग होते हैं। और ये भी इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से जवाब दे रही थी। ये भी इन्होंने हर सवाल, एक तो सवाल में इन्हें भी ज़रा ना दिक्कत हुई कि नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर इनको सवाल जो थे ना उनके जवाब आते थे। तो यार मतलब मैं सोचती हूँ कि एक छोटे से दिमाग में इतना ज़्यादा लोग कैसे बसा लेते हैं। और यार मतलब कि इंसान को दिन रात मुझे लगता है कि मेहनत करनी पड़ती होगी। एक तरफ आप स्टडी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जो होता है कि इस तरह का एग्जाम आपने देना उसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। तो उनकी एज भी कम ही लग रही थी। तो इतनी कम एज में इतना ज़्यादा ज्ञान होना भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि यार मतलब लोग इतने बड़े हो जाते हैं, उनको इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता। लेकिन इस एग्जाम के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और नॉलेज पे आके टिकती है आपकी बात, या फिर आप क्या सोचते हैं एक चीज़ के बारे में, आपकी सोच भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो देखा है उन्होंने पूछा है कि आप इसके हवाले से क्या सोचते हैं या क्या है, वो जब आपकी सोच को भी देखते हैं तो फिर आपको सिलेक्ट करने उन्होंने ये सवाल पूछा था उनसे ये वाला कि एक माशरा होता है ना, अगर हमने कोई भी एक काम करना है तो आप देखते हैं कि यार वो लोग क्या कहेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने पूछा था कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या ये समझती हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप पर लोगों पर क्या असर इसका पड़ेगा। तो इस हवाले से सवाल आपकी क्या राय है? तो ये मुश्किल होता है क्योंकि राय आपको उन्होंने अच्छी, उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है लेकिन थोड़ा बहुत नहीं भी पड़ता कि लाइक अगर जो काम करना है तो इसका मतलब वो करना है। जो अगर आप पर थोड़ा सा होता है ना कि प्रेशर भी आ जाता है, माशरा क्या सोचेगा, ये
सोच तो आपको पहले एक दफा तो आती है, लेकिन बाद में जब आप किसी काम में लग जाते फिर आपको फर्क नहीं मुझे लगता है पड़ता है कि कोई क्या सोचेगा क्या नहीं। आपकी कामयाबी आपके हिस्से में आनी है, किसी के सोचने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो काफी ज्यादा अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो में।